Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do the remaining part of chapter A Seed Tells a Farmer Story. ये पार्ट 2 है इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो का. स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं जहाँ पर सीड ने बताया कि किस तरीके से पहले फार्मिंग होती थी, कितने टाइप के वेजिटेबल्स और ग्रेन्स उगाए जाते थे, फिर किस तरीके से एक बड़ा चेंज आया द वे द पीपल या फिर फार्मर्स स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग नाउ. कितना बड़ा चेंज है, मशीन्स में कितना चेंज आया है, जो टाइप ऑफ सीड्स यूज़ होते थे उसको किस तरीके से लोग मार्केट से खरीदने लगे, अब खुद स्टोर नहीं करते. तो इनकी ये टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं. जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हियर वी वर, यहाँ पर थे हम लोग. मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, ज़्यादा और ज़्यादा खर्चे. तो जो हमने चेंजेस देखे थे वे ऑफ फार्मिंग में, ट्रैक्टर से होने लगा था सब कुछ. एक स्विच ऑन होते ही इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और उससे पानी जो है खेत को इजीली मिल जाता है, कैनाल से कनेक्ट नहीं करना पड़ता. तो डेफिनेटली चीज़ें इजी हो गई है, लेकिन इजी अगर होती है तो एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ते हैं. द नेक्स्ट 20 ईयर्स सॉ इवन मोर चेंजेस. अगले 20 साल में और भी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले. विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वॉज नो काउ डंग टू बी यूज्ड इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर्स. अब गाय और बफेलो का जो काउ डंग होता था, जो गोबर का पहले खाद बनाई जाती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं होती. उसकी जगह क्या यूज़ किया जाने लगा है, फर्टिलाइजर्स ने ले ली है. हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स. हसमुख को बहुत एक्सपेंसिव महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते थे. द न्यू काइंड ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप वॉज ईजिली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स. देखिए, दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. कहाँ से था वो? यस, ये पहला ड्रॉबैक है आपके सीड्स का. जो नए सीड्स हैं डेफिनेटली उनको HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो मैं बताने वाले भी हूँ आपको वर्कशीट में इनके बारे में खूब डिटेल से. फ़ायदा ज़रूर है, बहुत अच्छी क्रॉप होती है सब कुछ, लेकिन फ़ायदा है तो नुकसान भी कहीं ना कहीं है. नुकसान, जो चीज़ हमें इंस्टेंट दिख नहीं रही है, उस लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स हैं इनके. कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, ईजिली अफेक्टेड होते हैं हार्मफुल इंसेक्ट से अफेक्टेड होते हैं. तो इसके लिए इनको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है. और फर्टिलाइजर्स आप जानते हैं कि जो ज़मीन है, जो सॉइल है, उसके लिए कितना हार्मफुल है. अगर आप कई सालों तक कांस्टेंट फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो जो अपनी फर्टिलिटी होती है ज़मीन की, वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है और वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, है ना. तो सबसे पहला तो ये है कि भाई बहुत जल्दी में इंसेक्ट्स, कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स की फर्टिलाइजर तो उसके लिए हो गया. मेडिसिन, और जो उनको मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा. मेडिसिन हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू कीप अवे द इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए. उसके बाद चाहिए कि दवाई इनके ऊपर छिड़कने के लिए. ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड. कितनी बेकार एक तो उनसे स्मेल आती है. एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर, और कितनी महंगी है. और ये तो चलिए बता रहे हैं आपको किसानों के, उससे वो खाने में भी उतनी वो नहीं होगी, न्यूट्रिशियस नहीं होगी, जिसके ऊपर दवाइयाँ छिड़क के जो बनाई गई है, जो कि पहले होती थी, है ना. ये देखिए यहाँ पर ये उसी का ही छिड़काव हो रहा है. यहाँ पर मैं एक नया वर्ड आपको बता देती हूँ. द वर्ड इज पेस्टिसाइड्स. मुझे लगा था शायद यूज़ है नहीं, लेकिन है नहीं. ये वर्ड एक और सीख लीजिए आप, पेस्टिसाइड. साइड मतलब होता है मारना, जैसे आपने सुना होगा सुसाइड एंड ऑल. तो पेस्टिसाइड मतलब होता है पेस्ट को मारना, जो कि जिनकी अभी बात हो रही थी कि जो कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स जो है, उनको मारने के लिए जो दवाई यूज होती है उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स. ओके, चलिए. द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप. नई जो क्रॉप आई है उनको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है. कैनाल वाटर उनके लिए काफ़ी नहीं है. ऑल द फार्मर्स यूज्ड पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड. सभी फार्मर्स ने पंप लगा लिए हैं. उससे क्या होता है कि गहराई से खूब आप ग्राउंड की गहराई से पानी निकाल सकते हैं. पहले पानी जो था, लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर का था, वो ऊपर ही था, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता नहीं था. पीने के लिए सिर्फ हैंडपम्प्स में यूज़ होता था. अब क्या हो गया कि फसलों को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और वो सारा पानी कहाँ से आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर आप यूज़ कर रहे हैं. तो जो वाटर का लेवल है वो भी काफ़ी नीचे चला गया है. वाटर स्केर्सिटी का एक ये भी रीज़न है. टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस, इन खर्चों के लिए लोन्स हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक से लोन लेना पड़ता है. आपको पेस्टिसाइड भी चाहिए, आपको फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, आपको पानी के लिए पंप भी लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा, तो खर्च तो बढ़ ही रहा है डेफिनेटली. फिर आप लोन लेते हैं. वॉट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रीपे द लोन. जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है फिर उससे आप लोन रीपे करते हैं. तो लोगों को लग रहा है कि फसल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन घूम फिर के बाद फिर वो वहीं आ रही है और नुकसान हो रहा है सो अलग. बट देयर
वॉज लिटिल प्रॉफिट, लेकिन वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट होता है. एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइस वॉज नॉट एज हाई एज बिफोर. अब सब लोग कॉटन उगाने लगे. पहले कॉटन के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे. अब सबने कहा कि कॉटन में ही है प्रॉफिट, फायदा, यही महंगी बिकती है, तो अब कॉटन उगाओ. अब जब सभी कॉटन उगाने लगे तो उसके प्राइस इतने महंगे नहीं रहे. आपने देखा होगा जो चीज़ ज़्यादा उगाई जाती है उसके प्राइस कम हो जाते हैं, जो कम होती है उसके प्राइस हाई रहते हैं. जैसे कि जनरली जो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशन, अनियंस में आपने देखे होंगे. प्याज की फसल इस बार खराब हो गई इसलिए प्राइस बहुत हाई होते हैं. यही रीज़न है ना. अब क्योंकि कॉटन सभी उगाने लगे हैं तो पहले जितने हाई प्राइस नहीं रहे, तो क्या हुआ, द सॉइल इटसेल्फ वॉज नो लॉन्गर द सेम. इतने पेस्टिसाइड, इतने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हमने कि सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो भी पहले जैसी नहीं रही है. Growing the same crop over and over and using so many chemicals has affected the soil so much that now nothing could grow well there. एक ही क्रॉप बार बार उगाने से एक स्पेशल टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो जाती है सॉइल में, है ना. पहले तो फसलें बहुत सारी उगती थी, अब वही उग रही है सिर्फ वीट कॉटन. तो उससे क्या हुआ है, सॉइल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है और पहले जैसी अब वो चीज़ों को अच्छे से नहीं उगा सकती है. इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न लिविंग बाई फार्मिंग अलोन. अब अकेले फार्मिंग से आप काम नहीं चला सकते. ये बात हो रही है हसमुख के 20 साल बाद की. हसमुख ने तो खूब पैसा कमाया है अपने उसमें, हमने देखा. उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स हाल ये हो गया फसल. तब तो इंस्टेंट इफेक्ट तो हमें लगा कि बहुत कमाई हो रही है, लेकिन उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्या हुए, ये हुए कि ज़मीन इतनी अच्छी नहीं रही, कॉटन के प्राइस फिर गिरने लगे धीरे धीरे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कॉटन उगाने लगे. अब फार्मिंग उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रही. तो देखते हैं क्या होता है अभी. हसमुख टू चेंज्ड विद द टाइम्स. हसमुख भी धीरे धीरे समय के साथ बदल गया. ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम. ज़्यादातर टाइम वो टेंस रहता है, परेशानी में रहता है और गुस्से में रहता है. हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग. बच्चे एजुकेटेड हो गए तो अब वो फार्मिंग नहीं करना चाहते. ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर. तो उसने अब एक ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया है. आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रीपेड, क्योंकि बैंक का लोन तो अभी भी रीपे करना है. ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज. जनरली परेश कई दिनों तक घर नहीं आता. एट टाइम्स ही इज अवे फॉर वीक. कई बार तो वो हफ्तों तक बाहर रहता है. 2 days बैक व्हेन ही केम होम. 2 दिन पहले जब परेश घर आया था, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग. परेश कुछ ढूंढ रहा था. बा, ही आस्क्ड हिज मदर. उसने अपनी मदर से कहा, बा वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स. दादाजी का लकड़ी का सीड का बॉक्स कहाँ है. इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल्स फॉर द ट्रक. ओके, अब वो यूजफुल रहेगा. उसमें से सीड तो निकाल दो, उसमें हम क्या रख सकते हैं, स्क्रू और जो कुछ और टूल्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ट्रक के, उनको अब हम उसमें रख सकते हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी. अब तुम समझे कि मैंने अपनी कहानी तुम्हें क्यों बताई और ये क्यों कहा कि बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि अब इनकी छुट्टी होने वाली है. बहुत दिन हो गए इसमें वुडन बॉक्स में इन्हें. अब बताइए व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम ईयर्स. कुछ सालों के बाद हसमुख के फार्म का क्या हाल होगा. तो हाल क्या होगा, हाल तो बेहाल ही होगा, हो चुका है बल्कि. इसका आंसर लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखेंगे हसमुख्स फार्म विल लूज फर्टिलिटी आफ्टर सम ईयर्स बिकॉज हसमुख इज यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स. पहले जो काउ डंग से फर्टिलाइजर बनता था उससे फर्टिलिटी बनी रहती थी. अब क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा है तो पूरी फर्टिलिटी जो फर्टाइल लैंड थी, उपजाऊ जो लैंड थी जिसमें इतनी अच्छी क्रॉप्स होती थी, वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर रही है, धीरे धीरे खो रही है. सेकेंड क्वेश्चन इज दामजी भाई सन हसमुख चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर. उसने अपने फादर की तरह फार्मर बनना सोचा हसमुख ने. हसमुख सन परेश इज नॉट अ फार्मर बट अ ट्रक ड्राइवर. उसके जो सन है उन्होंने ट्रक ड्राइवर बनना सोचा. वाई वुड ही हैव डन सो. उसने ऐसा क्यों किया. तो देखिए सिंपल रीजन है. परेश कुड सी दैट हिज फादर वॉज रनिंग इन टू लॉसेज. उसने देखा होगा उसके फादर को उसमें फ़ायदा हो नहीं रहा है, इनफैक्ट लॉस हो रहा है. जो फार्मिंग का वो काम करते थे, फार्मिंग हैड बिकम अ कैपिटल इंसेंटिव एक्टिविटी विद लिटिल प्रॉफिट. एक तो कैपिटल इंसेंटिव का क्या मतलब है, इंटेंसिव, सॉरी ये न्यू वर्ड है, कि उसमें अब लोगों की कम ज़रूरत है, मशीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें बहुत पैसा लगता है. आपको मोटर चाहिए पानी निकालने के लिए, ट्रैक्टर चाहिए खेतों को प्लॉ करने के लिए, कटिंग के लिए भी हार्वेस्टिंग मशीन्स चाहिए होती है. तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा कैपिटल बहुत ज़्यादा लग रही है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है और बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है. हेंस परेश वुड हैव डिसाइडेड टू स्विच अ न्यू ऑक्यूपेशन. इसलिए उसने सोचा कि मैं एक नया ऑक्यूपेशन कर लूँ जिसमें पैसा ना लगे. ट्रक ड्राइवर में क्या पैसे की जरूरत है, ट्रक किसी और का चलाएंगे आप और कम से कम प्रॉफिट ही होगा, कुछ ना कुछ घर ही आएगा. थर्ड क्वेश्चन है द सीड वॉज नॉट श्योर दैट वॉट हसमुख वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज रियली प्रोग्रेस.
वॉट डिड यू फील? सीड ने एक बात कही थी जब उसने कहा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो सीड ने कहा था कि मैं और मेरे फ्रेंड इस बात से सहमत नहीं है कि वो एक्चुअली में प्रोग्रेस कर रहा था, हंसमुख। तो आप बताइए उसने ऐसा क्यों कहा? वो तो हमें पता लग ही गया। आई थिंक द न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू बी ओवर एक्सप्लॉइट द सॉइल। आप सॉइल को उसकी क्षमता से ज़्यादा उससे उगवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और बाकी रिसोर्सेज को भी, जैसे कि आप अंडरग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो इससे क्या होगा? दिस लीड टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी जाएगी, एंड मे रिजल्ट इन लैंड बिकमिंग बैरन, और आपकी लैंड बैरन हो जाएगी। ये न्यू वर्ड है, बैरन का मतलब होता है बंजर, जमीन आपकी बंजर हो जाएगी। अ मशीन कैन डू वर्क ऑफ मेनी पीपल विच लीव मेनी पीपल जॉबलेस, एक मशीन कई लोगों का काम कर देगी जिससे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, उनके पास जॉब नहीं रहेगी। टू मच इरीगेशन डिप्लीट द ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा जब आप इरीगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे, जिसकी ज़रूरत है क्योंकि नए जो बीज हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इरीगेशन करेंगे तो उससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता जाएगा, एंड दस लीव लिटिल वाटर फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए पानी की कमी का एक रीज़न ये भी है। अपारेंटली इट लुक लाइक अ प्रोग्रेस, अभी तो हमें प्रोग्रेस जैसा लगता है वो कि हम तरक्की कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अ रियल प्रोग्रेस, लेकिन वो रियल प्रोग्रेस नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, उसको ओवर एक्सप्लॉइट आप नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया, आपके एरिया के आसपास कोई चेंजेस है क्या? विच मे बी डिफिकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, जिसको प्रोग्रेस कहना मुश्किल है। व्हाट चेंजेस आर दीज, क्या वो चेंजेस हैं? एंड व्हाट आर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दैम, और लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कोई कहते हैं नहीं अच्छा है, किसानों को भी पैसा मिलना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन फिर आप देखो भी तो कि उससे नुकसान जो हो रहे हैं वो कितने सीवियर है। तो आप इसमें अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आंसर है मेरी तरफ से, दैट देयर आर मैनी चेंजेस विच मे नॉट बी कॉल्ड प्रोग्रेस, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो एक्चुअली में प्रोग्रेस नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, लोग नए नए व्हीकल्स खरीद रहे हैं रोजाना, उनको लगता है हमारी तरक्की हो गई, हमारे पास कार आ गई, अब हम कार वाले हो गए। लेकिन ज़्यादा व्हीकल से क्या होता है? मोर व्हीकल मेक ट्रैवलिंग ईजियर, अब आसान हो गया, हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, वो एयर और नॉइज पॉल्यूशन का भी एक रीज़न है जिससे हम लोग ही अफेक्ट हो रहे हैं, और ये कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा। अब एक पर्सन सोचेगा तो काम नहीं चलेगा, आप भी सोचेंगे हम ही क्यों वो करें, अगर हमारे पास पैसा है तो हम तो लेंगे। सिमिलरली मैनी मशीन्स हैव बीन इन्वेंटेड विच कैन डू जॉब्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, रोज नई नई इन्वेंशन खोज हो रही है, बहुत सारी मशीन्स बन रही है जिससे लोगों का काम छिन रहा है कहीं ना कहीं, एंड 10,000 ऑफ पीपल आर जॉबलेस, और हज़ारों लोग इससे क्या हो जाते हैं? जॉबलेस हो जाते हैं। तो ये आप डिस्कशन का पॉइंट एक रख सकते हैं अगर आप डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो। रीड द रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट, ये रिपोर्ट पढ़िए और डिस्कस करिए। फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक, एक सेकेंड, पे बैक देयर लोन्स। ये दिसंबर 18, 2017 की रिपोर्ट है आंध्र प्रदेश की। तो लोगों को, फार्मर्स को जेल भेजा गया क्योंकि वो अपना लोन नहीं दे पाए। दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन फार्मिंग, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं फार्मिंग में। वन ऑफ दीज फार्मर्स, इनमें से एक फार्मर जिसका नाम है नपल्ला रेड्डी, हैड टेकन अ बैंक लोन ऑफ 24,000 का लोन लिया था उसने बैंक से। टू रीपे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम अ प्राइवेट मनी लेंडर। उस लोन को वापस करने के लिए उसने एक प्राइवेट, जो मनी लेंडर्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं, पैसे देते हैं लोगों को, उससे लोन ले लिया एट अ वेरी हाई रेट। और आप जो जानते हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स जो है बहुत हाई रेट पे लोन देते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इवन आफ्टर रिपेइंग ₹34,000 रेडी कुड नॉट रीपे द एंटायर लोन। रेडी ने 34,000 दे चुका है वो ऑलरेडी, लेकिन उसका ब्याज इतना ज़्यादा, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि अभी तक भी पूरा लोन नहीं गया। रेडी सेज, अब रेडी कहता है द बैंक सेंड्स फार्मर्स टू जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन, कि बैंक जो है वो भेज रहा है फार्मर्स को जेल, छोटा सा लोन नहीं दे पाए क्योंकि वो। बट व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन, दे टेक लोन्स ऑफ करोड़। लेकिन उन बड़े बिजनेसमैन के बारे में क्या, जो कि करोड़ों का लोन लेते हैं? नथिंग हैपन टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी। कई सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लोन लिया और जब नहीं रीपे कर पाए तो देश छोड़ के चले गए। तो फार्मर्स कह रहे हैं उनके साथ तो आप कुछ करते नहीं, 24,000 लोन हमने नहीं दिया क्योंकि हमें फार्मिंग में नुकसान हो गया, हम लोगों को तुमने क्या किया? जेल कर दी बैंक ने। नलापा रेड्डी स्टोरी इज शेयर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। कई लोगों ने स्टोरी को शेयर भी किया जो कि बहुत लॉसेस से गुजर रहे थे।
किसान, द सिचुएशन इज सो बैड दैट मेनी फार्मर्स सी नो वे ऑफ इट टू एक्सेप्ट कमिट सुसाइड। यस, ये एक बहुत सैड रियलिटी है। कई किसान इतने ज़्यादा उसमें आ जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि लोन रीपे नहीं कर पाते, कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 1977 to 2005। देखिए 8 ईयर्स में 1,50,000 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। ये डेटा है, हुए तो बहुत ज़्यादा होंगे, कई बार बहुत सारे उसमें नहीं आते हैं, रिकॉर्ड में नहीं होते हैं। द नंबर में बी मच हायर। कहाँ फार्मिंग इतनी खुशी का वो था, लोग कितनी खुशी से करते थे, इकट्ठा होके करते थे, खुशियाँ मनाते थे हार्वेस्ट होने पे। कहाँ देखिए कितनी टेंस वो हो गया है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के नाम पे जो हम लोग चीज़ें करते हैं उससे ये हो रहा है। ये आपका प्रोजेक्ट है, क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आते हैं फार्मिंग्स और फार्मिंग के बारे में, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। एक और स्टोरी यहाँ पर आपको दी हुई है भास्कर भाई फार्म की, भास्कर भाई के फार्म की, जो कि देहरी विलेज में है। ये भी गांव आपका गुजरात में ही है। तो चलिए इनकी स्टोरी थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा क्विकली पढ़ेंगे लेकिन। एज वी एंटर हिज फार्म, जैसे हम उसके फार्म में एंटर करते हैं, वी वर सरप्राइज, हम सरप्राइज हो जाते हैं। देयर वर डेड लीव्स, वहाँ पर बहुत सारी डेड लीव्स थी। डेड लीव्स होती है जो कि सूखी हुई पत्तियाँ। वाइल्ड प्लांट्स थे, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स थे। एंड ग्रास एवरीवेयर, और हर जगह घास ही घास था। सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस सीम्ड सो ड्राई, कई ट्री के तो ब्रांचेस इतनी ड्राई थी, एज इफ ईटन बाय इंसेक्ट, जैसे कि इंसेक्ट ने खा ली हो किसी। एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विद कलरफुल लीव्स, और कुछ जगहों पर हमें बहुत सारे प्लांट्स भी दिख रहे थे जिनकी लीव्स बहुत कलरफुल थी। वाई दिस, ये कैसे? भास्कर भाई सेड दे वर क्रॉटन प्लांट्स विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। ये देखिए, ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पर पता लगी, ये क्रॉटन के प्लांट्स हैं जिसका ये सिग्नल है, जिससे ये पता लगता है कि सॉइल जो है अब ड्राई हो गई है, सूख गई है। वी वर सरप्राइज, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं। कैसे? चलिए हम भी जानते हैं। ही एक्सप्लेन दैट द रूट ऑफ द क्रॉटन डू नॉट गो डीपर इन द ग्राउंड। क्रॉटन के जो रूट्स हैं, जड़ें जो है वो अंदर नहीं जाती है ग्राउंड में। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, जब ऊपर की टॉप सॉइल जो है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, द क्रॉटन लीव्स बेंड एंड बिकम लिम, उसकी जो ऊपर की लीव्स है वो बेंड हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है एंड कमज़ोर हो जाती है बहुत। दिस सिग्नल टेल्स, ये एक सिग्नल है ये बताने के लिए भास्कर भाई को, विच पार्ट ऑफ द फार्म नीड टू बी वाटर्ड, कि किस पार्ट में हमें पानी देना है। ओके, तो ये प्लांट का नाम आप याद रखेंगे, क्रॉटन प्लांट। वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली, हमें जो सॉइल थी वो बहुत सॉफ्ट लग रही थी और इजीली क्रम्बल भी हो रही थी। वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्रीज, हमें बड़े बड़े कोकोनट ट्री वहाँ पर दिख रहे थे, फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स, जिसमें बहुत सारे कोकोनट्स भी थे। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर्स, हमने सोचा कि इसने ज़रूर कुछ स्पेशल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं कोकोनट ट्रीज के लिए। भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाई फर्टिलाइजर्स मेड इन फैक्ट्रीज, वो बताते हैं कि वो फैक्ट्री में बने हुए फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते। His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mixed with it. उसकी सॉइल फर्टाइल होती है किससे? जब लीव सूख जाती है, जो उन्होंने कहा था सूखी पत्तियों के बारे में, सूख कर गिर जाती है, मिक्स हो जाती है सॉइल के साथ, वही उनके फर्टिलाइजर्स हैं। ही डग द सॉइल अ लिटिल, वो मिट्टी को थोड़ा सॉइल को खोदते हैं, एंड टोल्ड अस टू लुक, और कहा कि देखो। वी सो 1000 ऑफ अर्थवॉर्म्स, तो हमने देखा कि उसमें हजारों अर्थवॉर्म्स हैं, उसके अंदर केचुए हैं बहुत सारे। दीज आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी सॉइल के बेस्ट फ्रेंड है। ही सेड द अर्थवॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल, ये सॉइल को सॉफ्टर बनाते हैं। जैसे उन्होंने कहा था ना कि सॉइल बहुत सॉफ्ट थी और क्रम्बल थी, क्रम्बल मतलब होते हैं बहुत भुरभुरी, आप हाथ में लोगे तो वो एकदम मतलब बिल्कुल नीचे गिर जाएगी वो, ओके है ना। तो इससे ये क्या करते हैं, ये उसमें डिग करते रहते हैं अर्थवॉर्म जो है, और उसमें टनल जैसा बना लेते हैं, जिससे कि सॉइल के अंदर हवा जो है, एयर वो पास होती रहती है। दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजिली गेट इनटू सॉइल, आसानी से हवा और पानी जाते हैं। द अर्थवॉर्म ऑल्सो ईट डेड लीव्स एंड प्लांट्स, वो डेड लीव्स और प्लांट्स को खाते हैं। एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टाइल द सॉइल, उनके जो ड्रॉपिंग है उससे फिर सॉइल फर्टाइल होती है। प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल, प्रवीण अपने अंकल के बारे में बताता है जो शहर में रहते हैं। हु हैज़ डग अ पिट इन हिज गार्डन, जिन्होंने अपने गार्डन में गड्ढा खोदा है। ही पुट ड्राइड लीव्स इन द पिट, वो सूखी पत्तियां पिट में डालता है। अलॉन्ग विद ऑल द किचन वेस्ट, और किचन से जो वेस्ट निकलता है, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के लेफ्ट ओवर फूड होता है, बचा हुआ खाना, वो सब उसमें डालता रहता है। ही ऑल्सो हैड अर्थवॉर्म्स इन द पिट, पिट में उसके अर्थवॉर्म्स भी है। दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट, वो जो वेस्ट है वो उसको कंपोस्ट खाद बना देते हैं।
खाद कंपोस्ट एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स को बोलते हैं. सो हिज अंकल गेट गुड फर्टिलाइजर्स विदाउट एक्सपेंडिंग एक्स्ट्रा मनी. इसलिए बिना एक्स्ट्रा मनी स्पेंड किए भी उनके पास एक अच्छा फर्टिलाइजर उन्हें मिल जाता है. वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म. हमने सभी ने कुछ फ्रेश कोकोनट खाए जो फार्म में उगे हुए थे. दे वर रियली टेस्टी. वो सच में बहुत अच्छे थे. वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट न्यू वे ऑफ फार्मिंग. इस फार्मिंग का मैं नाम बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस फार्मिंग को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये नाम आप याद रखेंगे. जो फार्मिंग अभी भी लोग ऑर्गेनिकली करते हैं, और वैसे ऑर्गेनिक बहुत कम देखा गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी है जो कि खुद के बनाए हुए केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, खुद के बनाए हुए कंपोस्ट और इन सबको यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए. जर्नी ऑफ बाजरा सीड. बाजरा सीड की जर्नी बताई गई, किस तरीके से वो फील्ड से प्लेट पर आता है. वॉट कैन यू सी इन द पिक्चर्स ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर्स आपको दी हुई है, आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है. मैं आपको इसको पढ़े बिना एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप प्लीज़ इसको खुद पढ़ लेना एक बार जो ऊपर दिया हुआ है. मैं आपको पिक्चर्स देख के ही बता देती हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से बाजरा आपके प्लेट तक आता है. देखिए पिक्चर 1 में ये फसल है आपकी, क्रॉप है बाजरा की. बाजरा का जो पेड़ होता है उसके ऊपर बाजरा के कॉब्स लगते हैं. जैसे कि आपने कॉर्न के देखे हैं ना, कॉब्स होते हैं ऊपर, उसके बहुत सारे कॉर्न के दाने होते हैं. इसी तरीके से देखिए ये सेकंड पिक्चर में जो आपको दिखाए हुए हैं, इस तरीके के कॉब्स होते हैं. क्या बोलते हैं? COBS, कॉब्स बोलते हैं इनको. पहले इनको तोड़ा जाता है आपके जो पेड़ है उसके ऊपर से, फिर इसको इस मोटर में रखते हैं. मोटर जिसे आप ओखली कहते हैं. ओके, इसको कूटा जाता है. कूटने के बाद सीड अलग हो जाते हैं, जो बीच का पार्ट है वो अलग हो जाता है. उसके बाद सीड इस तरीके से अलग किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बर्तन में रखे हुए हैं, थाली के अंदर रखे हुए हैं. ओके, अब तो ये काम खैर कॉब में कोई नहीं करता, मशीन्स में किया जाने लगा है. नेक्स्ट उसके बाद देखिए इसको चक्की पर पीसा जाता है इस तरीके से, जो कि अगेन फिर से मशीन से किया जाने लगा है. तो इसको क्रश किया जाता है सीड को आटा बनाने के लिए, और इस तरीके से इसका आटा बनता है, फ्लार बनता है. फिर उसको डॉ किया जाता है, गूंथा जाता है पानी मिला के, जैसे आप व्हीट की रोटी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही. उसके बाद इस तरीके से इसकी रोटी बनाई जाती है तवे के ऊपर. थोड़ी सी मोटी बनती है वो, इसके जितनी पतली नहीं बनती, क्योंकि ईजिली ब्रेकेबल होती है, टूट जाती है आसानी से. और फिर वो फाइनली आपकी प्लेट में आती है. ओके, सो ये इसकी स्टोरी है बाजरा की. इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. बहुत सारे चेंजेस हुए हैं टाइम टू टाइम हमारे खाने में. व्हाट कैन दिस मीन. एक स्टोरी बतानी है आपको क्लास में, एल्डर्स से पूछनी है अपनी, एक्सप्लेन करने के लिए कि पहले खाना कैसा होता था, किस तरीके से चेंजेस हुए हैं. ये आप खुद करेंगे. व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फार्मर्स वर टू यूज ओनली वन काइंड ऑफ सीड एंड ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप. क्या होता अगर कोई फार्मर एक ही काइंड की, सभी फार्मर्स एक ही टाइप की फसल उगाते रहते और एक ही टाइप की क्रॉप उगाते, तो क्या होता कि मैंने कहा सॉइल में एक स्पेशल टाइप के न्यूट्रिशन की कमी हो जाती, और उसके बाद सॉइल आपकी फर्टिलिटी लूज कर देती और बैरन हो जाती, यानी कि बंजर हो जाती. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था आपका चैप्टर. होपफुली चैप्टर आप सबको क्लियर होगा वेरी सून. इसके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स तो हम कर चुके हैं. मैं इसकी वर्कशीट आपको करा दूंगी, जिसमें हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके इस चैप्टर में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ है. होपफुली मैसेज आप सबको क्लियर हुआ होगा. एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम.